गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जर्मनी में नाज़ीवाद के बारे में। जैसे कल जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो इटली में फांसीवाद के उत्थान के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आपने ये जाना था कि जो फांसीवादी विचारधारा है वो एक दलीय और एक नेता की पार्टी में विश्वास रखता था, यानी वन पार्टी एंड वन मैन, ठीक है, वन मैन शो में विश्वास रखता था, अधिनायकवाद। तो ये जो विचारधारा थी, इसी प्रकार की विचारधारा जर्मनी में भी थी। इटली में इसको फांसीवाद कहा जाता था और जर्मनी में इसको नाज़ीवाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में नाज़ीवाद के उत्थान के क्या कारण थे। आपने इटली में जान लिया, इटली में क्या क्या कारण थे फांसीवाद, इस तरह की विचारधारा के उदय के, कि किसान, मजदूर और जो अन्य वर्ग हैं वो परेशान थे, उनकी हालत ख़राब थी, और साम्यवाद कब है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। इसी तरह से हम नाज़ीवाद के उत्थान के कारणों को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो कारण हम पढ़ेंगे वो है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इटली में भी हमने ये पढ़ा था, मतलब इटली में फांसीवाद के उत्थान में, कि इटली को प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से बहुत आशा थी, इसलिए मित्र राष्ट्रों को उसने ज्वाइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एज यू नो, इटली वॉज फाइटिंग विद ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, ठीक है ना, अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन इटली को इस युद्ध के पश्चात बहुत निराशा हाथ लगी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो जर्मनी की जो स्थिति थी वो ये थी कि जर्मनी उस समय अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश समझता था, और उसका अलायंस था ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की के साथ, और उसे लगता था कि वो प्रथम विश्व युद्ध जीत लेगा। लेकिन परिणाम हुआ उल्टा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को करारी हार मिली, और उसके बाद जो उसकी स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि काफ़ी जो है माली हालत जर्मनी की ख़राब हो गई, यानी आर्थिक हालत ख़राब हो गई, और लगभग 18-20 लाख सैनिक जर्मनी के इस युद्ध में हताहत हो गए, यानी मारे गए। और उसके बाद जो एक दौर चला, उसके बाद ना क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई, पेरिस शांति संधियों के नाम से। और इसको, ये जो जगह जिस जगह ये संधि हुई वो थी वर्से। वर्से मैंने आपको बताया था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, कि वर्से जो है ना एक पैलेस होता था जो कि फ्रांस के सम्राट ने बनाया था। तो देखिए, वर्से में एक संधि हुई, क्योंकि ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस ये जीत गए थे। तो जीतने के पश्चात उन्होंने फ्रांस में ये मीटिंग फिक्स की, जिसमें पराजित राष्ट्र और जो जीते हुए राष्ट्र थे उनका एक सम्मेलन हुआ। तो जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ एक संधि की, और उसको वर्से की संधि के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्से की संधि थी, इसकी जो शर्तें हैं वो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, बुरी तरह से हारा था, और प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था उसके लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया, यानी हारे हुए राष्ट्र को जो है जिम्मेदार ठहराया गया कि जर्मनी ने वॉर करवाया है, और उस पर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी जो है धनराशि उस पर थोप दी, ठीक है। तो ये जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी। इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर जर्मनी, जिस तरह से वर्से में इसको ना बोलते हैं वॉर गिल्ट थीसिस। गिल्ट का मतलब कि एक ग्लानि, यानी
कहने का अर्थ ये है कि जर्मनी को ये कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ है केवल, और तुम्हें इसका बहुत भारी जुर्माना जो है देना पड़ेगा, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्षे की संधि में जो जर्मन डेलीगेट्स आए हुए थे उनको बहुत अपमानित किया गया, और एक आर्टिकल 231 कहलाता है, ये आपकी किताबों में नहीं दे रखा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 231 ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल, वो युद्ध अपराध संधि कहा जाता है इसको। वॉर गिल्ट के युद्ध के लिए जर्मनी ही अपराधी है। जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, वॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जर्मनी की दी गई। तो इस तरह से जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया। और आप देखिए जो मौजूदा सरकार थी जर्मनी की उस समय, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को झोंक दिया था, उसकी फजीहत हुई बहुत, और अब ऐसे नेता की तलाश होने लगी जो कि ये जो राष्ट्रीय शर्म जिसे बोलते हैं ना, नेशनल शेम, उससे मुक्ति दिला सके। और हिटलर, मैं आपको बताऊं कि नाजी पार्टी का नेता था। हिटलर ने लोगों को आश्वासन दिया कि ये जो उदासी भरा जो माहौल है जर्मनी में, जिस तरह से जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में पराजय मिली और फिर उसके साथ जो बर्ताव किया गया मित्र राष्ट्रों द्वारा, कि वो जर्मनी को इस अपमानजनक स्थिति से निकालेगा। तो ये नाजीवाद के उत्थान का बहुत महत्वपूर्ण कारण बना प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्षे की संधि हुई थी, ये जर्मनी के लिए एक बहुत ही अपमानजनक संधि हुई थी। एक तो इससे जर्मनी को काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ अपमान भी बहुत सहन करना पड़ा। फिर दूसरा जो कारण हम कह सकते हैं, बल्कि तीसरा, वो है वाइमर गणतंत्र की असफलता। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई, वीमर रिपब्लिक या वाइमर गणतंत्र। तो उस समय जर्मनी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, उन्हें बहुत बड़ी रकम चुकानी थी युद्ध हार जाने की। पहले क्या होता था कि जब युद्ध होता था और युद्ध के बाद कोई जीतता था कोई हारता था, तो जीता हुआ राष्ट्र जो होता था वो हारे हुए राष्ट्र से युद्ध का हर्जाना लिया करता था। तो वो जो राशि थी जर्मनी को चुकानी थी। उसके उद्योग और व्यापार भी पतन की ओर अग्रसर थे उस समय, और बहुत से जो श्रमिक थे वो बेरोजगार थे। किसानों की हालत बदतर हो गई थी, और गणतंत्रीय सरकार जो बनी थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, वो इन समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रही। ठीक है, तो लोगों का उस गणतंत्रीय सरकार से विश्वास उठ गया। जैसे इटली में हुआ था, मैंने आपको बताया कि किसान, मजदूर, बेरोजगार जो है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने फांसीवादी इस प्रकार के दल को जो है समर्थन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जर्मनी में जो मौजूदा सरकार थी उस पर से लोगों का, उस गणतंत्रीय सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया। और जो प्रतिक्रियावादी जो नेता थे, उन्होंने अनेक राजनेताओं और सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिए जो रिएक्शनरी थे। तो उस समय आम जन बहुत ही असुरक्षित हो गया था। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी धनराशि जो चुकानी थी वो चुकाने में असफल रही। मैंने आपको बताया कि युद्ध हर्जाना जो चुकाना था वाइमर गणतंत्र, वो जुर्माना जो है चुकाने में असफल रहा। तो इस कारण बहुत से देशों ने, जैसे फ्रांस था, फ्रांस ने जर्मनी के रूहुर प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। और रूहुर प्रदेश, शायद ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स जानते हो कि रूहुर प्रदेश जो है वो लोहे और कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध था। तो जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उससे निकाल दिया गया था, जहाँ से लोहा और कोयला प्राप्त हुआ करता था। तो लोगों में आक्रोश की लहर उत्पन्न होगी इसके कारण। अब लोग इस गणतंत्रीय सरकार से ऊब गए, और लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो 1932 में चुनाव हुए उसमें नाजी दल को 230 स्थान प्राप्त हुए, और पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए हिटलर ने फिर 1933 में चुनाव करवाए,
जिसमें उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और इस प्रकार से गणतंत्रीय सरकार जो है वो उसकी असफलता के कारण जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान हुआ। एक और जो उस समय कारण रहा नाजीवाद के उत्थान का वो था साम्यवाद का भय। देखिए, जैसे इटली में आपने पढ़ा कि मज़दूरों की, किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ऐसी जर्मनी में हालात थे। अब जर्मनी में क्या था कि ये डर था हिटलर को कि कहीं साम्यवादियों को बहुमत प्राप्त न हो जाए, जो स्थिति बन रही थी। साम्यवाद यानी समाजवाद, यानी उत्पादन के साधनों पर किसानों और जो श्रमिक हैं उनका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो इस विचारधारा के खिलाफ हिटलर ने जो है नीति अपनाई। उसने साम्यवादी विरोधी नीति अपनाई। जैसे बेनिटो मुसोलिनी इटली में साम्यवाद का विरोध करता था, ऐसे ही हिटलर भी साम्यवाद का विरोधी था। ये साम्यवाद, पूंजीवाद, गणतंत्र के विरोधी हुआ करते थे, जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति के लोग थे। तो हिटलर ने 24 फरवरी 1933 को बर्लिन में स्थित साम्यवादी दल के कार्यालय पर छापा मारा और क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए और इसके बाद उसने इस पार्टी को, साम्यवादी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया और नेताओं को कैद कर दिया। यानी हिटलर नहीं चाहता था कि कोई भी और पार्टी, उसकी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी जो है अस्तित्व में आए या वो स्ट्रांग हो। तो साम्यवाद के खतरे के कारण जो है नाजीवाद को बल मिला या नाजीवाद का उत्थान हुआ। अच्छा, फिर बात यह कि लोगों ने नाजी पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था नाजी दल के जो कार्यक्रम थे, जो उनकी सोच थी, उनके बड़े ही आकर्षक कार्यक्रम थे। जैसे उन्होंने जनता को कहा कि जो वर्षे की जो संधि, अपमानजनक संधि हुई है, हम उस अपमान से छुटकारा दिलवाएंगे, कि उस संधि में हम संशोधन करवाएंगे अगर हम सत्ता में आ गए तो। मतलब इनका जो कार्यक्रम था वो ये था, इसलिए जनता इनके प्रति आकर्षित हुई और जनता ने इनको वोट दिया। फिर इन्होंने कहा कि जर्मनी से जो छीने गए प्रदेश हैं, जैसे रूहुर का मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने ले लिया, इसी तरह से एल्सेस और लोरेन के जो प्रदेश थे वो भी फ्रांस ने ले लिए थे। क्योंकि आप देखो ना, जर्मनी की जो भौगोलिक स्थिति है वो फ्रांस के साथ उसका बॉर्डर लगता है। तो साउथ जर्मनी के जो एरियाज़ थे वो काफ़ी हद तक फ्रांस ने अपने अधीन कर लिए थे, जैसे एल्सेस और लोरेन, रूहुर का प्रदेश। तो हिटलर ने आश्वासन दिलाया जर्मन लोगों को कि ये जो प्रदेश जर्मनी से छीन लिए गए, इन प्रदेशों को वापस जो है जर्मनी में मिलाया जाएगा। श्रमिकों के शोषण को ख़त्म किया जाएगा, व्यापार उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, बेरोज़गारी कम कर दी जाएगी। यानी एक जो ग्लूम का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था, यानी एक बहुत ही निराशाजनक एक वातावरण जो बना हुआ था जर्मनी के, जो आप कह लो कि राजनीति में और समाज में जो एक, जिसे कहते हैं ना, निराशा छाई हुई थी, उस निराशा में एक आशा की नई किरण जो है हिटलर ने दिखाने का प्रयास किया। उसने कहा कि ये समस्या है, हम जो है बेरोज़गारी दूर करेंगे, हम जर्मनी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाएंगे, छोटे जो व्यवसायी हैं उनको शोषण से बचाएंगे, किसानों को शोषण से बचाएंगे। तो उन्होंने खूब जो है जनता को आप ये कह लो कि आश्वासन देने का प्रयास किया और अपने कार्यक्रमों से, अपने जो प्लानिंग थी उससे वो जनता का दिल जीत लेना चाहते थे। तो बहुत से लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे और ऐसे में जब जनता में निराशा भरी हुई थी, चारों तरफ घोर अंधकार छाया हुआ था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, उसको बहुत से पैसे देने थे मित्र राष्ट्रों को, उसको उस देश में जो है बेरोज़गारी फैली हुई थी, उस देश में जो मतलब जो निम्न वर्ग था उसका शोषण होता था, किसानों का, श्रमिकों का। तो इस तरह से जो एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर था, उस ग्लूमी एटमॉस्फेयर से निजात दिलाने का आश्वासन दिया हिटलर ने, तो लोग उसके प्रति आकर्षित हुए। नेचुरल सी बात है, जब इस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो
जनता की समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। और ऐसे में एक पार्टी उठकर आती है और कहती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आश्वासन देती है, चाहे वो आगे करे ना करे, लेकिन आश्वासन से जो है लोगों को लगता है कि इस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए। तो इस तरह से एक नाज़ी कार्यक्रम जो है नाज़ीवाद के उत्थान का कारण बना। और एक और बहुत बड़ी बात थी कि उस समय जो यहूदी थे, जर्मनी में यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है तबका था। यहूदी एक अलग मुख्तलिफ धर्म था, जैसे क्रिश्चियनिटी था। और ये जो हिटलर था ये यहूदियों से नफ़रत किया करता था, क्योंकि यहूदी जो है शोषण किया करते थे आम जनता का। तो हिटलर ने यहूदियों के प्रति परसिक्यूशन की, यानी यहूदी विरोधी नीति अपनाई। उसने बहुत से यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में, यानी जहाँ पर यातनाएं दी जाती थी, उनको वहाँ पे डाल दिया। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, जेल में डाल दिया और उनको निर्वासित कर दिया। बहुत से यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया था। हिटलर की आइडियोलॉजी थी कि जो कमज़ोर हैं, जो उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपंग है उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में विश्वास रखता था, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो इस तरह की विचारधारा थी। तो यहूदी विरोधी नीति जो अपनाई, वो भी उसने भी जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। फिर आप देखिए, जो अंतिम कारण हम पढ़ेंगे नाज़ीवाद के उत्थान का, वो ये है कि जर्मनी में हिटलर का योग्य नेतृत्व। देखिए, हिटलर नाम तो आप वाकिफ़ ही हो। हिटलर, जब भी हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो घर में हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेज में हो, तो हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल हिटलर हो गया है। या जब कोई अपनी चलाता हो तो हम कहते हैं भाई हिटलर। तो नाम उसके साथ देखिए कैसे जुड़ गया है। तो हिटलर एक बहुत ही योग्य संगठनकर्ता, एक बहुत ही अच्छा प्रशासक और उच्च कोटि का सेनापति था। ऐसे नहीं बन गया वो जर्मनी का शासक, ऐसे नहीं बना वो। उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, उसके अंदर गुण थे। एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। ही वॉज ए वेरी गुड ओरेटर। जब वो भाषण देने जाता था तो लाखों की संख्या में लोग जो है उसका भाषण सुनने के लिए एकत्रित हो जाया करते थे। ऑल्दो ही वॉज वेरी शॉर्ट इन हाइट, बहुत छोटे कद का था, छोटी सी एक मक्खी सी मूंछ रखता था। और वैसे अगर देखें तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, बट ही वॉज ए वेरी गुड ओरेटर। और निश्चित रूप से अपने भाषणों से वो जनता को अपने प्रति आकर्षित करता था। लेकिन साथ साथ उसमें गुण भी थे। उसने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, और प्रथम विश्व युद्ध में उसने अपने जौहर दिखाया था, जो उसको जर्मनी की सरकार ने रेड क्रॉस से सम्मानित किया था उसको। आयरन क्रॉस एक अवार्ड होता था, उससे उसको सम्मानित किया था। तो ही वॉज ए वेरी एबल लीडर। तो नेतृत्व जो उसमें क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी, और इसलिए लोग नाज़ीवाद के प्रति आकर्षित हुए, और ये नाज़ीवाद के उत्थान के कारण। ठीक है, अब नाज़ीवाद या नाज़ी दल की क्या विचारधारा थी, क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो देखिए, नाज़ी दल के सदस्य राष्ट्र हित के लिए सदैव बलिदान देने को तैयार थे। वो कहते थे कि राष्ट्र हित जो है वो सबसे ऊपर है। जैसे आपने इटली में फांसीवाद के बारे में पढ़ा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ राष्ट्र के अंदर है, राष्ट्र से बाहर कुछ भी नहीं। तो राष्ट्र हित ही सर्वोपरि बताया गया। और वर्साई की संधि को समाप्त करके वो पुनः जर्मनी के जो छीने हुए प्रदेश हैं, उपनिवेश हैं, वो वापस दिलाना चाहता था। यहूदियों को जर्मनी से निकाल देना चाहता था, ये उसकी आइडियोलॉजी थी। और युद्ध की पराजय के लिए भी, मतलब जो जर्मनी युद्ध में पराजित हुआ उसके लिए भी वो यहूदियों को ही जिम्मेवार समझता था। नाज़ी दल स्वयं को आर्यों की संतान समझते थे। वो कहते थे कि हिटलर कहता था कि हम जो है श्रेष्ठ लोगों की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आर्यंस। आर्यन का मतलब आप जानते हो कि श्रेष्ठ होता है। और ये लोग जो है लोकतंत्र और उदारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। वो एक दल की शक्ति जिसमें एक ही नेता हो,
एक ही मुखिया हो, उसमें विश्वास रखते थे। वो कहते थे ये अलग अलग दल कुछ नहीं होते, ये गणतंत्र कुछ नहीं होता, ये लोकतंत्र कुछ नहीं होता, ये तो सब बातें होती हैं। जैसे क्या नाम है, बेनिटो मुसोलिनी भी इस तरह से कहता था कि लोकतंत्र में तो केवल बातें होती हैं, संसद जो वो केवल बात करने की एक जगह होती है, बाकी होता कुछ नहीं है। जो होता है वो एक दल के नेतृत्व से, एक ही मुखिया के नेतृत्व से होता है। नाजी दल जो है सामाजिक और आर्थिक सुधारों का समर्थक था। पूंजीपतियों और मजदूरों में वो विभाजन करने में के पक्ष में था। वो किसी भी वर्ग को शक्तिशाली होते नहीं देख सकता था। और यहूदी और विदेशियों को छोड़कर नाजी दल कानून के समक्ष सभी को समान समझता था। यहूदियों से तो भेदभाव किया जाता था, कोई विदेशी था उससे भी भेदभाव किया जाता था, लेकिन बाकी जो लोग थे उन सब लोगों में वो समानता में विश्वास रखता था। नाजी दल की जो पार्टी का सिंबल था वो स्वास्तिक होता था। स्वास्तिक आप जानते हो, जो सतिया आप निकालते हो ना त्योहारों पर, वो जो सिंबल होता है, सतिया निकाला जाता है, वो जो सिंबल है वो उसे अपनी पार्टी का निशान जो है बनाया। और हर एक नाजी दल का जो सदस्य होता था वो अपनी भुजा पर यानी अपनी बाजू पर पट्टी बांधता था, ठीक है, उस पट्टी पर स्वास्तिक का निशान होता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिटलर, हालांकि ही वॉज बॉर्न इन ए वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, और विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो नाजी दल का सदस्य बना था, लेकिन उसने नाजी दल का पुनर्गठन किया और अपनी योग्यता से इसको लोकप्रिय बनाया। थैंक यू।